फरमाइशी प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है? अच्छा, फरमाइशी प्रोग्राम को अगर आप समझते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप फरमाइश करेंगे और हम आपकी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये एक है तो थोड़ा शायद फरमाइशी भी ज़रा मुश्किल लफ्ज़, पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि आपको लग रहा हो, लेकिन फिर भी जिस तरह आजकल उर्दू का हाल है तो ध्यान रखना पड़ जाता है। यानी ये आपकी जो चॉइस है उसके मुताबिक होगा, आप यूँ समझ लीजिए, या फिर आप जो सवाल करेंगे मैं उसका जवाब देने की जो मेरी समझ में है वो मैं कोशिश करूँगा। ठीक है? आप सबको पता है कि आईएलटीएस में क्या होते हैं, 4 उसमें स्किल्स को देखा जाता है। कितने स्किल्स को देखा जाता है? 4 स्किल्स को। और ये जो 4 स्किल्स हैं इनमें रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है और स्पीकिंग है। 4 स्किल्स हैं। ये जो 4 स्किल्स हैं, ये 4 स्किल्स इंटीग्रेटेड होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जैसा कि अगर आप, हम लोगों से अक्सर ये कहते हैं कि अगर आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो रीडिंग आपको मदद करेगी उसको इम्प्रूव करने में। अगर आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो लिसनिंग आपको मदद करेगी उसको इम्प्रूव करने में। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ हम सुनते इसलिए हैं कि जवाब दे सके। जुमला दोहराइएगा मेरे साथ। जो जवाब देने के लिए सुनते हैं वो फिर सिर्फ उतना ही सुनते हैं जितना जवाब देने के लिए जरूरी होता है। बात पहुंच रही है ना, कि वो सिर्फ उतना ही सुनते हैं। और हम छोटे बच्चे भी हों, बड़े हो जाएं, हम किसी की बात भी अगर सुनते हैं तो बहुत कम होता है कि हम सुनने के लिए सुन रहे हों। ज्यादातर हम उसे समझने के लिए सुनने की बजाय जवाब देने के लिए सुनते हैं। इसलिए बड़ों को हमसे शिकवे भी यही होते हैं कि आपने पूरी बात नहीं सुनी, आपने दरमियान में बात काट दी और आपको पता नहीं है कि सुनते कैसे हैं और समझते कैसे, वगैरह वगैरह। तो चूंकि हमारी पुरानी आदत पड़ी हुई है तो वो आदत जाकर कहीं ना कहीं मुतासिर करती है। लिस्टिंग में नॉर्मली स्टूडेंट से कहते हैं कि सर वो मेरा जो आखिरी सेक्शन है ना वो बड़ा परेशान करता है। अच्छा, कुछ फरमाते हैं कि नहीं वो जो दूसरे वाला है उसमें भी तंगी होती है। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि आपका एक सेक्शन अंग्रेजी में है, एक पश्तो में है, एक सिंधी में है, एक सराइकी में है या किसी और ज़बान में है। ऐसा तो नहीं है ना। जिसको 20 सवाल समझ आ गए अंग्रेजी में, इसका मतलब उसको अंग्रेजी समझ आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे अंग्रेजी समझ नहीं आती। अगर उसे अंग्रेजी समझ आती है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है कि वो जिसने कभी उर्दू में नहीं सुना ज़्यादा देर, जिसने कभी पंजाबी में नहीं सुना ज़्यादा देर, क्योंकि सुनने की, समझने के लिए सुनने की आदत नहीं है। और दूसरी बात, पूरा सुनने की भी हमें आदत नहीं है। और मैं आपको एक बात अर्ज करूं यहाँ पर, इसको फलसफा मत समझ लीजिएगा, और अगर आप समझते रहेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो ज़ाहिर कोशिश करूँगा कि आप तक वो बात पहुँचे। तो आपने सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम किसी को कोई बात कहने जाते हैं, अगर वो हमारी बात को काट के हमारे साथ बात करता है, कितनी तकलीफ होती है। अच्छा, वो ऐसी तकलीफ होती है जिसे बताया नहीं जा सकता, जिसे दिखाया नहीं जा सकता, जिसको होती है सिर्फ वही उस कर्ब से, उस तकलीफ से गुजर रहा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आपकी बात को कोई दरमियान में काटता है तो वो असल में आपको काट के बैठा होता है। वो आपको मुकम्मल नहीं होने दे रहा होता, वो आपको आधा कर देता है, इसलिए आप तकलीफ में होते हैं। और जब आप किसी की बात को काटेंगे तो यही करेंगे ना, यानी आप किसी की बात को काट के उसको मुकम्मल नहीं होने दिया बल्कि उसको अधूरा करके छोड़ दिया है। और हम अपने रोज़मर्रा में यही सिलसिला रखते हैं। मैं खुश होता हूँ इस बात के ऊपर कि शुक्र है कि चलो अंग्रेज़ से ही कम से कम 30 मिनट के लिए किसी को तो हम बैठ के ध्यान से सुनते हैं, और तो हम नॉर्मली नहीं सुनते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा इशू जो आता है वो फोकस का आता है। सुनते 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 आप कहीं के कहीं चले जाते हैं, और आपकी उम्रें ख्वाबों वाली उम्रें तो है नहीं, ये वाली तो ताबीर की उम्रें हैं। ख्वाब की उम्र और ताबीर की उम्र में फ़र्क होता है। इस वक्त आप धोखा लेंगे और देंगे तो आपको पता होगा कि धोखा ले रहे और धोखा दे रहे। आप उस उम्र से गुजर आए कि जिसमें पता नहीं होता कि धोखा मिल रहा है या धोखा। बात पहुंच रही है ना आप तक? तो आप ताबीर की उम्र में बैठे हुए बड़े लोग हैं। तो आप लोगों को अगर हम कहें कि भाई आप ध्यान से बात नहीं सुनते, आप कहते तो करने क्या आते हैं? हम आपसे कहते हैं कि आपने इसको प्रॉपर सही उस तरह से कर नहीं रहे। आप कहते इतना सारा दिन मेहनत करके आते हैं, शाम को 3 घंटे आपके साथ भी खपते हैं, अभी भी आप कहते हैं कि हम सिंसियर नहीं हैं। अभी भी आप कहते हैं कि हम सुनते नहीं हैं। देखिए, आपके सुनने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब आपके सामने रिजल्ट आता है जिसके 38 ठीक होते हैं,
37 ठीक होते हैं, तो लगता है उसने सुना है तो ठीक हुए, और जिसके ठीक होंगे 18, 16, 19, उन 19 में से यकीनन 5, 8, 9 तुक्के वाले होंगे। जुमला दोहराएंगे, उन 18, 19 में से तुक्के वाले। इसीलिए अगले दिन या उसके 23 होंगे या 13 होंगे, और अगर उसके 23 हैं तो वो समझ बैठेगा आज तो मेरी लिस्टिंग बड़ी अच्छी थी, इंप्रूव होगी। अगले दिन फिर इंप्रूव नहीं होती। इंप्रूवमेंट इसको कहते हैं जो ग्रेजुअली इंप्रूव करती चली जाती है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? सिर्फ 2 काम कीजिए आप लिसनिंग को इंप्रूव करने के लिए। चूंकि हमारे यहाँ जिन लोगों के भी 9 आउट ऑफ 9 लिसनिंग में आए हैं, ये गुजारिशात हमने उनकी खिदमत में भी पेश की थी, जो आपको भी सुना और बता रहे हैं। अगर आपने इसके ऊपर अमल कर लिया तो मेरे अल्लाह के करम से आप लोगों की लिसनिंग की इंप्रूवमेंट के इम्कानात बढ़ जाएंगे। मेरा एक वीडियो लेक्चर है इंग्लिश के ऊपर, तो मैं आपसे कहूँगा एक तो वो सुनिए, ज़रूर सुनिए, ताकि आपको मेरा चैनल है मेरे नाम से, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो इंग्लिश वाला जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि लिसनिंग में अंग्रेज़ को जब हम सुन रहे होते हैं तो हमें अंग्रेज़ की अंग्रेज़ी समझ क्यों नहीं आती। एक बात तो आपको वहाँ पर समझ आ जाएगी। दूसरी बात, आपने BBC को, CNN को, ब्लूम्सबर्ग है या और भी जो भी, जब आप BBC को सुनते हैं तो पहली बात है BBC को, लेकिन आप उसे सुनेंगे कैसे? आपने BBC, यहाँ मसलन टीवी चल रहा है आपके पीछे, आपने टीवी की तरफ देखना नहीं है, आपने सुनना है उसको, क्योंकि आप सुनने को इंप्रूव करना चाहते हैं। मेरा एक ब्लॉग है इसके ऊपर कि कुछ लोग कहते हैं वॉचिंग मूवीज के हवाले से, क्या मूवीज वॉच करने से हमारी स्पीकिंग ठीक होती है, लिसनिंग ठीक होती है? तो मैंने कहता हूं भाई बिल्कुल भी नहीं होती। वो मूवी इज अ काइंड ऑफ ट्रीट टू आईज। हम देखने में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, सुनने में थोड़ी होते हैं। तो उनको वो एंटरटेनमेंट, उस एंटरटेनमेंट अच्छी बात है अगर समझ आ जाती है। बल्कि कुछ लोग जो कहते हैं मैं समझ नहीं आ रही थी, उन्हें सबटाइटल्स में समझ आना शुरू हो जाती है, और उनसे पूछे क्यों समझ नहीं आ रही, वो कहते हैं वोकैबुलरी नहीं है हमारी। पता नहीं सबटाइटल में वोकैबुलरी कहाँ से आ जाती है, ये उन्हें पता होगा, लेकिन उन्हें अंग्रेजी वो इंग्लिश आप सुनेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा। आपने क्या करना है, अपने हाथ में रिमोट रखना है, म्यूट वाले बटन पे हाथ रखना है, यहां से चलना शुरू हो जाएगी BBC में, कुछ भी वो बोल रहे हैं बोलने दें उनको, कोई खबर चल रही है, कोई कुछ और चल रहा है, आपने पूरे 15 सेकंड्स सुनते रहना उसको। रिमोट यूं आपके हाथ में, सामने स्टॉप वॉच पड़ी है, जो ही 15 सेकंड्स आपने उसे सुन लिया, आप यहां पर उसे म्यूट कर दें, और फिर 15 सेकंड्स में सुना हुआ जितना दिमाग में रह गया है, चाहे वर्ड्स फॉर्म में, सेंटेंस फॉर्म में, चंक्स की फॉर्म में, आप उसे लिख डालिए अपनी नोटबुक के ऊपर। फिर 15 सेकंड सुनिए, 5 मरतबा 15-15 सेकंड्स के लिए, 15 सेकंड्स के लिए आप सुनिए और उसे लिखिए। जब आप लिख रहे होंगे उसे म्यूट कर दिए, जो वो भी बोल रहा है आप तो सुन ही नहीं रहे। जो ही आप 5 दफा ये कर लें, आगे फिर 30 सेकंड्स के लिए सेम काम करें। लिसन फॉर 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स के लिए आप सुने, और जब आप 30 सेकंड्स के लिए उसे सुन लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर वही आप उसको लिखेंगे। 15 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, 5 दफा, और फिर आखिरी 5 दफा आपने क्या करना है, फॉर 60 सेकंड्स। पूरे 60 सेकंड्स के लिए आपने उसे सुनना है, और सुनने के बाद आपने उसे कितना आपको याद रहा वो वहां पर जाकर आपने लिख डालना है। ये पहली एक्टिविटी बता रहा हूं। रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ 1 घंटा भी अपने लिसनिंग वाले एरिया को दे देते हैं, चूंकि लिसनिंग में ही नॉर्मली 8 चाहिए होते हैं। ये जो 8 कह रहे होते हैं ना कि एक में 8 चाहिए, वो लिसनिंग में होते हैं 8, बाकी सब में 7 चाहिए होता है। जब आप उसे सुन रहे होते हैं तो 15 सेकंड्स, 30 सेकंड या 60 सेकंड्स में आपसे क्यों अर्ज कर रहा हूं, असल में मैं ये चाह रहा हूं कि आप रिटेन करना सीखें। क्या करना सीखें? रिटेन करने का ही मकसद होता है कि कोई बात जब आप तक आई तो वो बात आपके साथ किस हद तक रही, कितनी देर तक रही। क्योंकि बातें आप सुन रहे होते हैं लेकिन आप रिटेन नहीं कर पा रहे होते, और जो 1 मिनट तक बात को रिटेन कर लेगा उसके 9 आउट ऑफ 9 कैसे नहीं आएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके 3 स्टेप्स हैं। मैंने आपसे पहले आज के सेशन में सिर्फ पहला स्टेप शेयर कर रहा हूं। आप इस हफ्ता जरा इसे करके देखिए, अगले हफ्ते अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। हफ्ता तो छोड़िए, आज आपका
हमारे यहाँ है, आज का दिन है, कल का दिन है, 2 दिन है, अच्छी तरह से ज़रा इसको सुनिए और यकीन मानिए जब आप इसे अच्छी तरह से सुनेंगे, मश्क करेंगे और मंडे वाले दिन जब आप क्लासेस में होंगे अपनी, आप लिसनिंग करके देख लीजिएगा, यू वुड सी द डिफरेंस, क्योंकि रिटेन करने वाला एरिया आपका स्ट्रांग हो चुका होगा। Am I clear? मैं इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हुए आपसे इसी पर पहले सवाल लूँगा कि लिसनिंग को लेकर आपके क्या मसाइल हैं, ताकि उसके बाद हम किसी और स्किल की तरफ जा सकें। यस प्लीज़। सर वो एक्चुअली हमारे पास वो लिसनिंग में एक पैराग्राफ आ जाता है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स की स्टार्ट्स आ रही होती है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, वो जैसे भी आप बता रहे हैं कि सुन तो रहे थे लेकिन रिटेन नहीं कर पा रहे होते, वो एक ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स कोर्स के फर्स्ट मिस हो जाए तो फिर सारा कंसंट्रेशन उसकी तरफ चला जाता है और बाकी की सारी मिस हो जाती है। जी मैं आपसे अर्ज करता हूँ, देखिए इसको लेकर एक बात मैं आपसे अर्ज करूँगा, नॉर्मली होता क्या है, जी एक मिनट ज़रा ये बैठ जाए मैं, जी नॉर्मली होता क्या है कि जब हम ये बात करते हैं कि कोई हमसे मिस हो गया, होता कि स्ट्रेस्ड होते हैं ना, हम लोग स्ट्रेस में सुन रहे होते हैं। अच्छा, जब आप स्ट्रेस में किसी चीज़ को सुन रहे होते हैं तो स्ट्रेस की तरफ ज़्यादा तवज्जो होती है, सुनने की तरफ कम होती है, वो हो जाता है। दूसरा उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि मिसाल के तौर पर अगर वो बात कर रहा था और उसने 15 से 20 सेकंड में 3 सवालों का जवाब दिया है और आपने जल्दी जल्दी उसे लिखने की कोशिश की है, उसके बाद आपका ध्यान चला गया चौथे सवाल की तरफ कि अब मैंने चौथा लिखना है, चौथा कब आएगा, आप जवाब के इंतजार में है ना। अच्छा वो बोल रहा है और आपको लग रहा है चौथा नहीं आ रहा, चौथा नहीं आ रहा, और अचानक पता चला वो तो छठा बोल रहा है। अच्छा अब जब पता चलता है वो छठा बोल रहा है तो हमें पहले तो छठी का दूध याद आ जाता है, जब पता चला वो छठा बोल रहा है। साथ ही साथ हमारे साथ क्या होता है, जब पता चला वो छठा बोल रहा है हम कहते हैं अरे खुदाया 5वां और छठा तो गया, और जिस घड़ी हम सोचते हैं 5वां और छठा गया तो 7वां और 8वां भी ठाकुर तो गयो है, वो फिर आपका चला जाता है और फिर गम में आपको लग जाता है। ये मैनेजमेंट है ना, हम उसको स्ट्रेस का मैनेज नहीं कर रहे। देखिए मैं रीडिंग वाले सेक्शन में बात करूंगा, क्योंकि जो फिल इन द ब्लैंक वाला एरिया होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में ये होता है कि आपको कैटेगरी का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर उसने बोलते वक्त वर्ब फॉर्म बोल दिया, क्या बोल दी है, और जहां लिखने वाली जगह आई है उसी वर्ड की नाउन वाली फॉर्म लगनी है वहां पर। मिसाल के तौर पर उसने एक्टेड बोल दिया और वहां एक्शन लगना है, आप कहेंगे कि उसने तो एक्शन बोला ही नहीं था। रीडिंग में भी ये मसला होता है, इसीलिए जो पूरा सुनते हैं, पूरा समझते हैं, इनको कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अधूरे से अधूरा सुनते हैं और उसका भी अधूरा समझते हैं, वो हम हैं मतलब वाले ना जनाब। तो ये बात आपको पहुंच गई यहाँ तक, आपके सवाल का जवाब उम्मीद है मैंने आपको दे दिया होगा। एक और सवाल आता है जो कि आपके सवाल से जहन में आ गया, एक और सवाल आता है मल्टीपल चॉइस वाला, मल्टीपल चॉइस वाला, वो भी थोड़ा परेशान करता है लोगों को। अब उसकी मैं थोड़ी सी आपको मशक जरा करवा के देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम लिखते हैं What did he take, ये सवाल है, यहाँ पर है पेप्सी, है जी, पेप्सी के ये स्पेलिंग होता है, अच्छा जी यहाँ पर है टी, है जी, यहाँ पर है कोका कोला, और जनाब यहाँ पर है कॉफी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मुझसे कोई साहब मिलने आए मेरे ऑफिस में, तो मुझसे पूछे, मेरे घर पे तशरीफ लाए, तो मेरे दोस्त हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि क्या पिलाओगे, तो मैंने उनसे कहा कि आप क्या पीना चाहते हैं। उन्हें मुझसे पूछा व्हाट हैव यू गॉट, क्या है इस वक्त हमारे पास। मैंने बोला I've got Pepsi, I've got tea। अभी मैंने I've got Pepsi and tea बोला तो जो सुनने वाले वो कहेंगे अरे पेप्सी आ गया, नहीं साथ टी भी तो आ गया, अब क्या करूं। अब वो इसी मखमसे में कि पेप्सी भी आ गया, टी भी आ गया। उसने क्या बोला, मैंने जिस तरह से बोला I've got tea और I've got Pepsi, तो उसने क्या बोला आगे से have you got coffee और कॉफी। अब तीसरी बात आ गई कॉफी, हमने कहा ये भी आ गया, तो मैंने से बोला no I don't have coffee with me। What about the Coca-Cola? Oh you've got Coca-Cola but I love to go for Pepsi। जिस घड़ी उसने कहा I love to go for Pepsi और आगे से उसने बोल दिया okay fine here you are। अब उसने सिलेक्ट किसको किया, पेप्सी को। सवाल क्या लिखा, what did he take,
तो ठिक किसको करना है? और हम क्या समझ रहे थे कि जिसको ठिक करना है बस वही तो बोलेगा वो, उसके अलावा वो, और जिसने पूरी बात सुनी होगी वो क्या करेगा? वो सही लिखेगा। कुछ लोग ना हमारे जरा ज्यादा सियाणे जो बनते हैं, उनका भी आपको बता दूं, वो कहते हैं हमें पता है अभी तो ये बता रहा है ना कि इतने इसमें 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो जब टेस्ट शुरू होता है कहते हैं मैं जल्दी से इसको पढ़ लूं, जितनी देर वो पढ़ा रहा है, वो बोल रहा है आगे से। तो ऐसे लोग कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि ट्यून इन होना होता है। जिस घड़ी वो ये कहना शुरू करता है ना कि आपका टेस्ट है, इसके इतने सेक्शंस है, वो सारी बातें आपको बता रहे, वो दैट इज द टाइम कि आप ट्यून इन हो जाए उसके साथ, और फिर आप उसके साथ साथ चलते रहे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लास्ट टेस्ट में ऐसे ही हुआ था, वो डिस्कस को प्ले हुआ, मतलब इतनी देर में क्वेश्चन एक बार रीड आउट किया। जी जनाब, ये होता है, अल्लाह हाफिज़, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो इसमें आपने इसको खास तौर पर समझने की कोशिश करनी है, और पूरा सुने। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको पूरा सुनेंगे तो फिर आप जवाब अच्छी तरह दे सकेंगे। आप देखिए, लिसनिंग आपकी इंप्रूव जब होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीकिंग इंप्रूव हो जाती है। आपको स्ट्रक्चर भी मिलना शुरू हो जाते हैं स्पीकिंग वाले, जब आप उसको इंप्रूव करते हैं। नहीं तो फिर अदरवाइज हैज ऑलवेज बीन अदरवाइज। जी, इसी को लेकर कोई और मन में सवाल हो तो आई एम हियर। वो रीड करने में टाइम लग जाता है, बोलने में स्टार्ट हो जाता है। जी, मैं उसका अर्ज करूं। जो रीडिंग टेस्ट में रीडिंग के टाइम को अच्छी तरह मैनेज करते हैं, मैं आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना होता है। तो जो रीडिंग टेस्ट में खास तौर पर मल्टीपल चॉइस नहीं, वो जो दूसरे हैं आपके नो यस नॉट गिवन वाले, ट्रू फॉल्स वाले, और इवन मल्टीपल चॉइस वाले, आपने क्या करना है, स्टेटमेंट के अंदर जाके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना होता है। तो बुनियादी तौर पर ये क्या कर रहे होते हैं, चूंकि इनकी मश्क पढ़ के क्वेश्चन को, कीवर्ड को अंडरलाइन करने वाली नहीं होती है, तो इसलिए ये उधर जब जाते हैं तो उन्हें लग रहा होता है कि जिस तरह रीडिंग में हमें टाइम मिल जाता है, यहाँ भी रीडिंग का टाइम मिल जा चुका है। अब रीडिंग की बात कर रहे हैं, इसमें लिसनिंग के अंदर मैंने शुरू में बात अर्ज की थी, आपको कहा था 15 सेकंड्स रिटेन करना, 30 सेकंड्स रिटेन करना। ये रिटेन करने वाले की सबसे ज्यादा जरूरत उसी टाइप के क्वेश्चंस की होती है जिसमें आप फरमा रहे हैं मुझे, कि आप जब काफी देर की गुफ्तगू सुन के रिटेन कर लेंगे तो फिर आप उसे पढ़ के करना भी चाहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी बात आप तक पहुंची है ना? तो आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना आना चाहिए। और ज्यादातर लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है, मैप्स में जाकर प्रॉब्लम होती है, अच्छा ये आपके जो टेबल वाला जिस तरह इन्होंने फरमाया, मल्टीपल चॉइस में जहां लंबे वाली चॉइस आगे आ जाती है, उसमें ना एक तो सवाल को पढ़े अच्छी तरह से, उसके ऊपर वाला जो सवाल है, और टाइम को मैनेज करें, क्योंकि जिन्होंने ये टेस्ट बनाया है उन्हें टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से बनाया हुआ है। जी जनाब, लिस्टिंग को लेकर पहले कोई सवाल, ताकि हम उसको मुकम्मल करके फिर हम आगे बढ़ें। जब आप बीबीसी का कह रहे थे कि आपको लिस्टिंग करना है, अगर हम उसकी ऐप को डाउनलोड करें मोबाइल पे, तो इसमें भी हमें प्रैक्टिस है। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि आप दूसरी मर्तबा उसे ना सुने, क्योंकि जो चीज मोबाइल में या किसी चीज में आप डाउनलोड कर लेते हैं, और अगर आपको दूसरी मर्तबा उसे सुनने का मौका मिलेगा तो वो एक आसरा है। और बड़ा खूबसूरत एक शेर है कि तमाम उम्र सहारों की आस रहती है और तमाम उम्र सहारे फरेब देते हैं। तो सहारों की आस में नहीं रहना चाहिए, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक इट। आप उसको वन टाइम सुनने, दिमाग को देखिए। है तो बड़ी अजीब सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम बैठे, हम कहते हैं यार बाहर चल के दौड़ लगाएं। आप कहेंगे सर क्या कर रहे हैं आप? और अगर हम बाहर खड़े हों, हम जो आम हालात में दौड़ लगाते हैं वो और चीज है, हम बाहर खड़े और कुत्ता पीछे भाग पड़े, किसी का होश नहीं होगा, वो स्पीड निकल कर सामने आएगी जो हम सोच भी नहीं सकते। तो दिमाग को ये बताना है आपने कि भाई साहब तुम्हारे पास दूसरा चांस नहीं है, पहले चांस में रिटेन करो, समझो और फिर उसका जवाब दे दो, तो फिर वो मुमकिन हो जाता है। ये जो आज 20 मिनट में रीडिंग का टास्क हम कहते हैं 25 मिनट होते ना, मैं आपको बताऊं, ये अगर 25 मिनट होते, आप कहते कहीं 30 मिनट होते ना, ये बात जी। लिसनिंग को लेकर कोई और सा? जी देखिए, मैं अगर वो जनरल क्वेश्चन है मैं उसका आखिर में जवाब आपको दे दूंगा। मैं अभी सिर्फ लिसनिंग के हवाले से आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि लिसनिंग में आपको क्या इशू है, आप वो फरमाइए, ताकि एक बात को मुकम्मल करके मैं दूसरे काम की तरफ जा सकूँ। देखिए, मैंने इब्तदा जब की थी अपने सेशन की, तो मैंने आपसे क्या बात की थी, 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। क्यों कहा था? चूंकि असल मसला एक ही है,
एक ही मसला है, और वो क्या है? फोकस ही नहीं होता। ये कोई टेक्निक टिप्स की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको बात समझ आ रही है पढ़ के, मुझे बताइए आपको जरूरत है फिर किसी टिप की या किसी टेक्निक की? यू डोंट नीड इट। तो आपको बात को समझना है, फिर ही कुछ हो सकेगा, अदरवाइज नहीं है। Am I clear? तो उसके लिए क्या करें? आप रिटेन करने की कोशिश करें। जितना आप रिटेन करेंगे उतना उसके फायदे होंगे। जी जनाब, लिस्टिंग के ऊपर कोई बात किसी की तरफ से? साहब जी, मैम, नो, थैंक यू। नाउ अब हम किस तरफ चले जाएं? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग। राइटिंग की तरफ चले राइटिंग की तरफ चले जाते हैं। सबकी तरफ आना तो है, चले राइटिंग की तरफ चले जाते हैं। देखिए, राइटिंग में 4 एरियाज हैं जिनको वो देखते। हमारे यहाँ एक और बड़ी ट्रेजेडी है, अलमिया है, ये नेगेटिविटी है ये, कि लोग ये समझते हैं कि वो जरूर आपको ना एक आध चीज में फेल करते हैं। ऐसा हरगिज 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 नहीं है। आप हैरान होंगे, मेरे पास एक साहब तशरीफ लाए बरतानिया से, 35 मरतबा वो टेस्ट दे चुके थे, 35 टाइम्स आइल्स का, और हर मरतबा रीडिंग और राइटिंग में से किसी एक में 6.5 आ जाते थे। 35 टाइम्स, और 35 दफा के 35 दफा में पढ़ना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा किसी से यहां जाके। कॉन्फिडेंस ही बड़ा है माशाल्लाह। अब जरा कुछ खौफनाक हकायक आपके सामने रखूंगा, जरा उसको ध्यान से सुनिएगा। जिस तर्ज की पढ़ाई आप लोग पढ़ रहे हैं और चौड़े होके बैठ जाते हैं, उस पढ़ाई का आइल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे एमफिल करके बैठे हैं, चाहे कुछ करके बैठे, होना तो चाहिए। मैंने से कहा ट्रेजेडी है। आपने सारी जिंदगी किसी के लिखे हुए को आपको कोई पढ़ाता रहा, और फिर उस लिखे हुए पर किसी और के लिखे हुए को याद करवाते रहे, और आज आपसे कहते जरा पढ़ के समझ के तो दिखाओ, या खुद से लिख कर तो दिखाओ। नहीं आता। साइंस के स्टूडेंट से बात करें, कहते सर कॉन्सेप्ट हमें बताते, कॉन्सेप्ट ठीक तरह से लिख देना। हालांकि वो कॉन्सेप्ट को भी रट के बैठा होता था, और वो समझता था मैंने खुद लिखा हुआ है। अकाउंट वाले, बैकग्राउंड वाले जितने लोग उठा के देख लें, उनका भी यही हाल है। बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं साइंसेस से, एमए इंग्लिश वालों को देख लें, एमए इकोनॉमिक्स वालों को देख लें, हो क्या रहा है? रट लेते हैं सवाल, 20 सवाल तैयार करें, एमए हो जाएगा, अल्लाह अकबर, और हो जाता है। और जब ऐसे लोग करके यहां पर आते हैं आइल्स कर, आइल्स तो छाननी लगी हुई है, सब छन के बाहर आ जाता है, अंदाजा हो जाता है क्या पोजीशन है। कुछ लोग उसको तस्लीम नहीं कर रहे होते इस एतबार से, वो एक्सेप्ट नहीं उसको कर रहे होते। पहले तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते, बाद में एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। हाँ, वो कर कई लोग यहाँ पर आते हैं, मैंने कहा चलो मैं ऐसे जरा पूछ लूँ ये कैसे होता है, मुझे तो अंग्रेजी का मसला ही कोई नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह फिर जितने उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं वो किसी और के लिए। बात पहुंच रही है आप तक? तो राइटिंग, अब देखिए राइटिंग जब आप करने के लिए आएंगे, 4 एरियाज हैं, और उन 4 एरियाज के मैं टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करूंगा उनके लिए, मैं आपको उन 4 एरियाज का बताता हूं। वैसे हमारे यहाँ जब आप लोगों का फ्राइडे को मेन जो ब्रिटिश काउंसिल पैटर्न पे हम टेस्ट लेते हैं आपसे, या फिर मंडे को जब जाकर हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं, उसमें वो 4 एरियाज लिखे हुए होते हैं सारी डिटेल के साथ, जो कि रिपोर्ट पूरी आपको मिलती है। तो मैं आपको एक बात अर्ज करूं, उसमें वो क्या देखते हैं कि क्या आपने वोकैबुलरी, जिसके लिए लेक्सिकल रिसोर्सेज वो यूज करते हैं, वोकैबुलरी आपने ऐसी डाली है जो वोकैबुलरी वहां उसके मुताबिक जाती है, होनी चाहिए। वो यही पूछ रहे हैं ना। उसके बाद वो क्या पूछ रहे हैं, कहीं रिपीट तो नहीं कर रहा, यानी एक जगह अगर इसने इंक्रीज लगाया है वर्ब के तौर पर, तो कहीं आगे जाकर फिर से इंक्रीज तो वर्ब के तौर पर नहीं लगा दिया। वो यही देखते हैं। और फिर जो आपको बुक लगवाई हुई है, जो हमारी अपनी तैयार की हुई बुक है, उसमें ये सारी वोकैबुलरी मौजूद है, और फिर हम आपसे कहते हैं कि उसको देख के तो फिर लिखो, बहुत फर्क पड़ता है उसके अंदर जो कि वोकैबुलरी मौजूद है। राइटिंग में दूसरी बात वो जाकर क्या करते हैं, जहां लेक्सिकल रिसोर्सेज की बात है, वो ग्रामेटिकल रेंज की बात आ जाती है। और ग्रामेटिकल रेंज की जब बात आती है तो उसमें ज़ाहिर स्ट्रक्चर की वैरायटी की बात आती है, कि आप अपने स्ट्रक्चर की वैरायटी को देख रहे कि नहीं देख रहे। इसी तरह जो आपका टास्क अचीवमेंट, टास्क रिस्पॉन्स वाला एरिया, उसमें वो क्या कहते हैं कि जो पूछा गया है क्या उसके मुतालिक इसने कुछ बताया या नहीं बताया। हमारे यहाँ क्या होता है,
हमारी आदत कुछ है, हालांकि हम याद करने वाली कौम है। हम क्या है, कहिए जरा, याद करने वाली कौम, याद रखने वाली कौम नहीं है। ये जुमला साथ वाले को सुनाएगा, हम याद रखने वाली कौम नहीं है, हम याद करने वाली कौम है। जो याद करने वाले होते हैं उन्हें बार बार याद रखने की कोशिश करनी पड़ती है, और जो याद रखने वाले होते हैं उन्हें याद करना नहीं पड़ता, उन्हें तो वैसे याद रह जाता। आप जब यहाँ राइटिंग टास्क करने आते हैं तो पता नहीं, अक्सर लोग अपने आप को एक अजीम शायर समझ बैठते हैं। कहते जो ही थोड़े लम्हात आगे बढ़ते हैं अजीम ख्यालात आना शुरू होते हैं। हम जरा 2-4 जुमले लिख लें, उसके बाद वो ख्यालात आते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। भाई आ तो गए ख्यालात, उनको पेश भी तो करना है। और टेस्ट ये आपके ख्यालात का उतना नहीं है जितना उसकी पेशकश का है। प्रेजेंटेशन ऑफ द आइडियाज का टेस्ट है। और वो चेक इस चीज को कर रहे, कैन यू प्रेजेंट, क्या आप अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जब टास्क 2 है आपका राइटिंग का, पहले 3 मिनट्स में, फर्स्ट 3 मिनट्स में आपने क्या करना है, रीड द टॉपिक, स्किम और स्कैन थ्रू, स्किमिंग करें उसकी, स्कैनिंग करें, यानी उसके कीवर्ड्स, मेन जो उसके कीवर्ड्स, उनको अंडरलाइन करें, एंड देन मेक पॉइंट्स। फिर 5 कम से कम पॉइंट्स बनाएं आप। और जब आप 5 पॉइंट्स बनाएंगे, वो पांचों के पांचों उसके हक में भी हो सकते हैं, वो पांचों के पांचों उसके खिलाफ भी हो सकते हैं, यानी इन एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, इन डिसएग्रीमेंट भी हो सकते हैं। 3 अग्री कर जो, 2 डिसएग्री कर जो, हो सकते हैं। 3 डिसएग्री कर जो, 2 अग्री कर जो, हो सकते हैं। तो तय कर ले कहना क्या है। ये मत तय करें कि रास्ते में जो जो ख्याल आता जाएगा हम उसको मैनेज करते चले जाएंगे। क्यों? जब आप अपने ख्याल को पेश करने बैठेंगे तो आपका ध्यान पेशकश की तरफ होना चाहिए, ना कि ख्याल की तरफ। आपको जब एक ही वक्त में आइडिया को और उस आइडिया की प्रेजेंटेशन को, दोनों को हैंडल करना होता है, तो फिर दोनों की मिस हैंडलिंग होती है। ना आप उसे हैंडल कर पाते, ना आप उसे हैंडल कर पाते। और नतीजा उसका क्या निकलता है? नतीजा फिर उसका एक ही निकलता है कि आखिर में आपको लगता है मुझे चेक करने का मौका ही नहीं मिला। भाई कहां से मौका मिलता, कहां को प्लानिंग थी। देखें, जिस तरह हम आपको बताते कि 3 मिनट्स में आप वो करें, और 27 मिनट में जो हमारा कैप्सूल बना हुआ है उस कैप्सूल के मुताबिक उसे एडजस्ट करें, और आखिरी 10 मिनट में जाकर आप क्या करें, उसको रीड करें 2, 3, 4 मरतबा। और जो अपने पढ़े हुए, लिखे हुए को पढ़ लेता है, जो कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, हमसे अपना लिखा हुआ नहीं पढ़ा जाता। और इसीलिए हम कहते हैं कि बहाना ऐसा ढूंढ ले कि हम दुनिया को बता सके भाई टाइम ही नहीं मिला था, इतना देर तो हम लिखते रहे, यानी वो इस बात में मुतमईन हो जाए कि इतना कुछ था लिखने को कि इतनी देर लिखते रहे। ऐसा कुछ नहीं होता है। 250-300 लफ्ज 20-25 मिनट में लिखे जाते हैं। आपने जब वो लिख लिए तो 10 मिनट चेक किया, और अगर आप चेक करेंगे तो बिलीव यू मी, पूरे 1 बैंड से 1.5 बैंड का फर्क पड़ सकता है आपके चेक करने से। आप जरा चेक करके तो देखिए। और एक और बात, फिर इसी राइटिंग, आई हैव सीन मैनी अ टाइम्स, बहुत से लोग जो हमसे बात करते हैं किसी न किसी एतबार से राइटिंग को लेकर, वो क्या कहते हैं, सर ये एक राइटिंग टास्क तो मैंने कर लिया है, कल मैं 3 और करके ले आऊं। हमारा अंदर ही अंदर हादसा निकल जाता, यानी उसको इतना यकीन है अपने इस राइटिंग टास्क के दुरुस्त होने का कि वो कह रहे कि मैं अगले 3 करके ले आऊं। बात पहुंच रही है आप तक? भाई एक चीज पहले ठीक होगी तो अगली चीज बनाओगे ना। एक चीज ठीक हुई नहीं, आपने 3 और तैयार कर ली। इसलिए आपको एक बहुत अहम बात राइटिंग को लेकर मैं बताने लगा। आपका एक राइटिंग टास्क कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, जब आपका एक राइटिंग टास्क पर आपके आईएलटीएस एक्सपर्ट ने, आपके उस एग्जामिनर ने, आपके ट्रेनर ने आपको कहा भाई साहब तुम्हारे इसमें 5 बैंड्स हैं, आप उनसे कहें कि ये 6 कैसे होंगे। वो बताएंगे ऐसे ऐसे ऐसे। आप उन्हें कहें कि ठीक है मैं इसको 6 वाला बना के लाता हूं। मैं क्या करता हूं, इसको 6 वाला बना के पेश करें। आप कहें अब ये 6 का है, वो कहें हाँ जी 6 का है। अब आप कहें ये 7 का कैसे होगा, यही वो आपको बताएं कि ये 7 कैसे होगा। फिर जाइए 7 का बनाइए, वापस ले आइए,
फिर उसे 8 तक लेकर जाइए, 8 तक ही चले जाए, मेहरबानी आपकी है नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 8 तक जब आपका वही ट्रेनर कह दे ये 8 बैंड का है, फाइन, आपको पता लग गया 8 बैंड की रिक्वायरमेंट क्या होती है, फिर आप सेकंड टॉपिक पे लिखें। कुछ इसके कब 10 टॉपिक लिख डालें और वो पढ़े रहे और उससे आप कुछ सीखें ना, और फिर आप आगे बढ़ते रहे। हाँ, मसलन आपको कहा जाए कि ये 40 सवालात हैं, इनमें से आएगा टॉपिक और ये लिखे हुए याद कर लो, उसमें तो कोई बात समझ आती है कि मैंने 3 ये रट लिए, अब अगले 3 रटने जा रहा हूं। रटना थोड़ी है, ये तो खुद से लिखना है और बड़ी क्लियर रिक्वायरमेंट है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और ये आपके नॉलेज का टेस्ट है ही नहीं, ये आपकी स्किल का टेस्ट है। Am I clear? जी जनाब, इस पर कोई आपके मन में सवाल आता तो मैं हाजिर। जी, जब हम लाइक एक टॉपिक है इंटरनेट, इसके बेनिफिट और एडवांटेजेस डिसएडवांटेज दोनों लिखने होते हैं और उसमें हमारी ओपिनियन पूछी होती है कि आप ये इफेक्ट कर रही है, लोगों में प्रॉब्लम है, उसके एडवांटेजेस के बारे में वो कहता है कि आप एग्री हैं या नहीं हैं। तो इसको जब हमने ये तो कर लिया था कि हमने कैसे और किस तरह से करना है, लाइक हम एक ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे का स्ट्रक्चर होता है, ये आपने राइटिंग का स्ट्रक्चर बता दिया, ऐसे को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं हम, देखिए अपनी थॉट्स कैसे जी, मैंने आपसे एक बात अर्ज की, वो जो कैप्सूल हमारा है जी। उस कैप्सूल का मतलब ये कि पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके अंदर चीज़ें आपने ढालते चले जाने और उसको पेश करते चले जाने, उसमें कनेक्टर्स भी मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, सोचना ही नहीं पड़ता ज़्यादा। आपने सोचना है कि पॉइंट्स कौन कौन से शेयर करने हैं, वो आपने 3 मिनट में सोच ली, बाकी तो उसके मुताबिक आप करते चले जाते हैं। और ये ऐसा मजमून भी नहीं है कि लिखा हुआ है हर जगह लग जाते हैं, नहीं, ये लिखा हुआ है जैसे आप हर जगह लगा सकते हैं। और वो लगा कैसे सकते हैं, चूंकि हमने उसको इस तरह से तैयार किया है, वो शायद आप तक पहुंचा ना हो, तो मैं आपसे इसको शेयर कर लूंगा, वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा, उसके अंदर आप उसे फिट करेंगे। ठीक है। एक्चुअली मैं राइटिंग में ज़्यादातर क्या करती हूँ, मुझे नहीं पता सही है या गलत है। उन्होंने इंटरनेट के बारे में पूछा, मैंने पहले टेक्नोलॉजी बता दी, इंटरनेट बता दिया और इस तरह जनरल एक व्यू बता दिया। उसके बाद अब मुझे पता है मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ये प्रॉब्लमेटिक है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मैं उसकी स्टेटमेंट के साथ एग्री करती हूँ। बट मेरे माइंड में ये होता है कि मैं इस तरह से उसको पहले जनरल उसका व्यू सारा दे देती हूँ, उसके बाद उसको वो करती हूँ कि उसके पॉजिटिव पॉइंट्स फिर बता दिए कि ये यहाँ हमें हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद मैं उसको कहती हूँ कि हाँ मैं आपकी स्टेटमेंट से एग्री करती हूँ कि ये प्रॉब्लमेटिक है इन दिस वे, फिर बाद में उसके सारे यूँ प्रॉब्लम्स लिख देती हूँ जी। और उसके बाद जी मैं आपसे अर्ज करता हूँ, देखिए जो उसका स्ट्रक्चर है, एक तो वो बना हुआ है, मैं उसके अलावा आपसे अर्ज कर दूँ, जब आपके पास टॉपिक आता है आप उससे पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं कीवर्ड्स को, उसके बाद उसके अपने पॉइंट्स बना लिए, तो ये पता लग गया कि आपने अब कहना क्या है, अब है कैसे कहना है, ठीक है। जो कैसे कहने वाला है उसमें आप क्या करते हैं, जो टॉपिक होता है उसके अंदर वो थोड़ा बैकग्राउंड पहले देते हैं वो लोग, उसके बाद आखिर में जाके सवाल पूछते हैं, ठीक है। आपने उस सवाल को देखना होता है, बैकग्राउंड सिर्फ समझाने के लिए होता है कि ये हो रहा है, तो उसकी रोशनी में हम ये आपसे पूछ रहे हैं। जब वो सवाल आपके सामने आते हैं तो उसी सवाल को पहले तो आप रीफ्रेज करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, आपने उसी सवाल को क्या करना है, रीफ्रेज, यानी इन योर ओन वर्ड्स आपने उसको लिखना होता है। तो जो मैं चीज 3rd नंबर पर कर रही थी वो पहले जी जनाब, जी मैं वही अपना व्यू बताएं कि मैं एग्री करती हूँ आपके, नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, पहले आप जरा इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला टुकड़ा जो है इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन के अंदर 3 चीजें होती हैं। पहला होता है कि आपने टॉपिक को, यानी जो क्वेश्चन है उसको रीफ्रेज किया 1, 1.5, 2.5, 3 लाइंस में। जब आप उसे रीफ्रेज कर लेते हैं तो फौरन उसके बाद आपने उसका थीसिस स्टेटमेंट देना होता है। जब हम थीसिस मैं आपको अर्ज करता हूं, जब आपने उसका थीसिस स्टेटमेंट देना होता है तो उसके बाद आता है उसकी आउटलाइन वाला, वो ऑप्शनल है, आप देना चाहें या ना देना चाहें, ठीक है। मैं अब आपको इसकी मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कहा कि बसंत के बहुत ज्यादा फायदे हैं, अब ये तो हो गया बसंत के बहुत ज्यादा फायदे हैं, ये एक फेस्टिवल है जिसको लोग अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पिछले दिनों इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। ये हो गया बैकग्राउंड। सवाल आगे से आया, क्या बसंत के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, आपकी इसके मुतालिक क्या राय है, ये सवाल है। अब बसंत के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, इसको आपने अपने लफ्जों में पेश करना है रीफ्रेज करते हुए, ठीक होगी बात। उसके बाद आप क्या कहेंगे, द एसे विल डिस्कस। जब आप कहेंगे द एसे विल डिस्कस, तो उधर आप बताएंगे, वो थीसिस स्टेटमेंट है, आप उधर जाकर बताएंगे कि आपने
उसकी पाबंदी के आप हक में है या उसके खिलाफ हैं? अगर आप कहते हैं दी ऐसे विल डिस्कस और उसके बाद आप कहते हैं कि मेरा ऐसे डिस्कस करेगा कि बसंत की में पाबंदी होनी भी चाहिए और पाबंदी नहीं भी होनी चाहिए, आप कहते हैं मैं दोनों साइड्स को डिस्कस करूंगी, पाबंदी होने या ना होने को, तो ये आपका थीसिस स्टेटमेंट आ गया, वो रिफ्रेज हो गया और यहां पर क्या हुआ, आपका थीसिस स्टेटमेंट है। जो ही आपका थीसिस स्टेटमेंट आ गया, अब आउटलाइन की तरफ ना भी जाए तो काम चल जाएगा। ये आपका इंट्रोडक्शन मुकम्मल हो गया। अब आपका एग्जामिनर थीसिस स्टेटमेंट लिखते क्यों है? आपके एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आपने ऐसे में किसकी साइड लेनी है, क्या करने जा रहे हैं, वो होता है थीसिस स्टेटमेंट, यानी आपका आइडिया क्या है इस टॉपिक को लेकर। जब आप उस थीसिस स्टेटमेंट को लिख लेंगे, उसके बाद बॉडी वाले पैराग्राफ शुरू होंगे। अब मिसाल के तौर पर आपने इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ के बाद जो सेकंड पैरा आपका था, उसमें आपने उसके हक में बात करनी थी, एग्री करके बात करनी थी, पाबंदी नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए पे बात करनी। तो वहां पर जब आप जाएंगे तो आप क्लेम करेंगे, आप क्या करेंगे, क्लेम करेंगे, फिर उसका प्रूफ देंगे, यानी आप एग्जाम्पल देंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप एक और एग्जाम्पल देंगे, फिर आप उसे एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप एक और एग्जाम्पल देंगे, फिर आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? उसके बाद जब दूसरे पैराग्राफ में आप जाएंगे तो आप दूसरा पहलू आप पेश करेंगे, वो भी एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर जब आप आखिर में जाएंगे इंट्रोडक्शन में, वहां आपने जाकर बताना है थीसिस स्टेटमेंट के मुताबिक कि अब आखिर में मैं ये कहती हूं या मैं ये कहता हूं, वो कहने के बाद आपने साबित कर देना इस चीज को। इस तरह जहां से वो शुरू हुआ था वहां जाकर वो मुकम्मल हो जाएगा। जी जनाब, आप सवाल करें राइटिंग पर, क्योंकि राइटिंग को लेकर आपको इशू था। राइटिंग को लेकर मेरा थोड़ा सा बड़ा अजीब सा आ जाता है कि कभी राइटिंग 7 आ जाता, अब जैसे एक दफ़ा दिया था तो राइटिंग में 7 आ गया था और स्पीकिंग में 6.5 आ गया, इससे पिछली दफ़ा स्पीकिंग में 7.5 आ गया, राइटिंग में 6.5। आपका रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं है, रीडिंग में आपको स्पीकिंग में और राइटिंग में मसला, में भी 8 आ जाता है रीडिंग। मुझे अंदाजा हो गया, यानी आपको स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में आगे पीछे हो रहा है मसला। आज तक कभी इशू नहीं है, 2 दफ़ा पहले मैंने ऐड की थी, दोनों में 7.5 आया। आई डोंट नो फॉर सम रीजन इस दफ़ा क्यों 6.5 आ गया, और इस दफ़ा निकल जा रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा, राइटिंग में मैंने इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, मे बी फॉर सम रीजन मैं नेग्लेक्ट कर गया हूं स्पीकिंग। सही 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 सही। ये थोड़ा सा बस ये फिर अजीब नहीं है मसला। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, रिक्वायरमेंट है, प्लीज इस बात को अब सब समझिए, इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। आई एम टेलिंग यू, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद लक, फेट एंड ऑल दैट। इसका उससे कोई लेना देना नहीं। आपने सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, आइल्स को करते हुए, जस्ट वन थिंग, हमेशा ये बात ध्यान में रखें, इसका किस्मत से कोई लेना देना, इसका क्या किसी भी इम्तिहान का नहीं लेना देना होता। हाँ, कोई ना कोई कमी रह जाती है, इसीलिए उन्होंने वो ग्रिड बनाए हुए, क्राइटेरिया दिया हुआ है, क्राइटेरिया कि इस तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो फाइन। जी क्योंकि जब मैं इनिशियली जा रहा था, अभी तो मुझे जीटी चाहिए, लेकिन मेरा एक दफा एकेडमिक में 7.5 राइटिंग में आया जी जी, और नेक्स्ट टाइम जनरल में 6.5 हाँ जी, फर्क है ना रिक्वायरमेंट का। लेकिन एकेडमिक तो थोड़ा ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपसे एक बात है, ये काफ़ी सारी मिसकॉन्सेप्शन हैं। देखिए 92 से हम यही काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 30,000 स्टूडेंट इस वक्त बाहर बैठे जो हमसे ये ट्रेनिंग लेकर गया हुआ है। तो मिसकॉन्सेप्शन इतनी ज़्यादा, और मिसकॉन्सेप्शन कहाँ पर होती हैं? जहाँ बेसिक नॉलेज ना हो और आगे से लोग सिर्फ बेचना चाह रहे हो चीज़ों को, वहीं पर गलत फहमी में डाल के आपसे फ़ायदा लिया जा सकता है। देखिए, एक तो ऐसा कुछ लोगों की मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पर है, हम एईओ से पेपर देंगे तो हमारे नंबर ज़रा अच्छे आ जाएंगे और ब्रिटिश काउंसिल से नहीं आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों बड़े वैलिड और रिलायबल रिसोर्सेज हैं और उनके पास रिसोर्सेज भी वैलिड एंड रिलायबल है। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। इनमें अगर लाहौर में कोई फर्क है तो वो इतना है कि ब्रिटिश काउंसिल वाले हेडफोन लगा देते हैं, एईओ वाले नहीं लगाते, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। तो आप ये जो जीटी और एकेडमिक का है, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, कोई ऐसा फर्क नहीं है। अब देखिए मिसाल के तौर पर, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं इस वक्त अंदाजा मैं आपसे अर्ज करूं, 29 अगर 29 अगर आपके करेक्ट है रीडिंग में तो 7 बैंड्स आ जाते हैं एकेडमिक में, और 33 या 34 ठीक हो तो जीटी में आते हैं। तो क्या हो गया भाई, हिसाब तो बराबर जा पड़ा ना। इस तरह राइटिंग में आप देखें, मैं कहता हूं कमाल कर दिया उन लोगों ने, अंग्रेजों का ने ये कमाल किया हुआ है। मुझे उनका पिट्ठू मत समझ लीजिएगा, मैं आपको बताऊं कैसे कमाल किया हुआ। वो ये समझते हैं कि आप पढ़ने या रहने जा रहे हैं। वो क्या समझते हैं, आप पढ़ने या आप तो काम करने जा रहे होते।
जुमले को जरा संभालिएगा। वो ये कहते हैं कि ये पढ़ने अगर आ रहा है तो 300 बच्चों में बैठ के अंग्रेज इतना दूर खड़ा होकर जब उससे बात करेगा, इसके पैसे लगे हुए हैं, ये परदेश से आया हुआ है, इतनी दूर से उसे उसकी बात ही समझ ना आई, ये तो भाग जाएगा और इसका सब कुछ जाया हो जाएगा। लिहाजा ये सुनना ठीक करके आए। इसी तरह से वो कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान में लाइब्रेरीज वीरान होती है ना, आपको लाइब्रेरीज में जाना पड़ता है, अखबार पढ़या कर, अंग्रेजी बड़ी ठीक होती है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ नहीं। आइल्स वालों को तो अखबार नहीं पढ़नी चाहिए, आइल्स वालों को तो सिर्फ वही पढ़ना चाहिए जो उनके हिस्से में आता है। आप जब वो आर्टिकल्स पढ़ते हैं 3, हमारे यहाँ हम आपको पूरा जो सेशन है हमारा टोटल, उसमें कोई 108 के करीब आर्टिकल्स हम आपसे पढ़वाते हैं रीडिंग के दौरान, जिसको आपको 108 आर्टिकल पढ़ने वाला कहे कि जब मैं लिखने लगा तो मुझे आइडिया कोई नहीं आ रहा था, तो फिर हमें आइडिया आ जाता है कि उसको आइडिया क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने 108 में भी सिर्फ जवाब ढूंढे थे। उन 108 से उसने अपने इल्म में इजाफे का सबब नहीं किया था उनको। अच्छा, दूसरी बात वो जो आप कह रहे हैं डिफरेंस का, लिसनिंग सेम है जीटी और एकेडमिक की, यू नो दैट। स्पीकिंग सेम है, रीडिंग में अगर वहां डिफरेंस है तो फिर यहां भी डिफरेंस आ जाता है। राइटिंग में क्या डिफरेंस है? टास्क 2 ऑलमोस्ट सेम, टास्क 1 में डिफरेंस है, और टास्क 1 का भी डिफरेंस देखिए क्या कमाल है उन लोगों ने। उन्हें कहा ये रहने आ रहे हैं जीटी वाले, जीटी वाले तो रहने जा रहे होते हैं ना, वो कहते हैं ये रहने आ रहे हैं तो इन्हें कहीं जाकर बैठकर कोई लीफलेट पढ़ना पड़ जाए, कहीं जाकर कोई एप्लीकेशन फिल करनी पड़ जाए, समझ रहे मेरी बात को? तो वो आपसे क्या करते हैं, मेन्यू बैठ के कहीं पढ़ेगा तो कहीं धोखे में न रह जाए, गलत ना पढ़ ले, वो ये किया उन्होंने। आपकी तैयारी में दिलचस्पी रखते हैं वो कि आप वहां जाकर परेशान ना हो। और हम क्या कहते हैं, ये जी डिस्करेज कर रहे हैं टेस्ट, ये चाहते ही नहीं कि लोग इधर आए, नहीं, वो चाहते हैं जो वहां के लायक हैं वो वहीं रह जाएं, वो ये चाह रहे होते हैं, इसके अलावा कोई इसमें ऐसी वजह नहीं है। तो आपका अगर 6.5 आया है तो इसका मतलब ये होगा कि टास्क 1 में कहीं आपसे गड़बड़ी हुई है, जो कि टास्क 1 उसका मुख्तलिफ और इसका मुख्तलिफ है। इसमें लेटर एप्लीकेशन आपको पता है वो जो सिचुएशन सर्टन देते हैं जिसमें आपको रिपोर्ट कर लिखना होता है, तो दिस माइट हैव बीन। जी जनाब, एनी क्वेश्चन?